हेलो एवरीवन। आज जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी भी 10th क्लास का एग्ज़ाम दे दिया है और अब 11th में आने वाले हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि वो कौन सा स्ट्रीम चूज़ करें, साइंस में जाएँ, कॉमर्स में जाएँ या फिर आर्ट्स में जाएँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं वन बाय वन जो है वो सारी स्ट्रीम्स के बारे में बात करने की कोशिश करूँगा। अभी फ़िलहाल पार्ट 1 के अंदर मैं साइंस स्ट्रीम के बारे में बात कर रहा हूँ। साइंस स्ट्रीम में साइंस मैथ्स की हम बात करेंगे इस फर्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, तो ये देखिए पार्ट 1 के बारे में बोला मैंने यहाँ पे। जो 10th क्लास के बाद चॉइसेस अवेलेबल है हमारे पास कौन कौन सी है देखिए। साइंस मैथ्स, साइंस बायो, कॉमर्स और आर्ट्स। बेसिकली ये चार जो है वो कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। इसमें से हम इस वीडियो में साइंस मैथ्स के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो 4 स्टेप में रहेगा। पहला, जो सब्जेक्ट है उसका पैटर्न क्या है सीबीएसई में और आरबीएसई में। आरबीएसई में राजस्थान बोर्ड के अंदर। सेकंड, कैरियर ऑप्शंस कौन कौन से अवेलेबल है उस सब्जेक्ट के अंदर। तीसरा, फीस स्ट्रक्चर और एक्सपेंडिचर कितना होता है अगर उस फील्ड में हम जाते हैं तो। और चौथा, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू पैकेजेस और अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है उस पर्टिकुलर फील्ड में। ओके, तो उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, साइंस मैथ्स की अगर बात करूं तो पहली बात तो ये है कि सबसे पॉपुलर ऑप्शन है ये कैरियर पाथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो। और मैथ्स वैसे भी एक वर्सेटाइल टॉपिक है। मैथमेटिक्स जो है वो मैनी फील्ड्स के अंदर जो है वो एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है। तो काफ़ी लोग जो है मैथ्स चूज़ करते हैं, चाहे वो साइंस फील्ड से हो, कॉमर्स फील्ड से हो, इवन आर्ट्स के अंदर भी आजकल जो है वो मैथ्स को चूज़ किया जाता है सब्जेक्ट्स के तौर पर। राइट नाउ हम बात कर रहे हैं यहाँ पे साइंस मैथ्स के बारे में। अब यहाँ पे है, यू शुड चूज़ साइंस मैथ्स इफ़, ये प्योरली मेरी ओपिनियन है, अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है मैथ्स के अंदर, पहली बात। सेकंड, यू गॉट मिनिमम 85 प्लस इन साइंस एंड मैथमेटिक्स आउट ऑफ 100 में से आपके 85 प्लस आए हैं। देखिए सीबीएसई में जो है वो मैथ्स के अंदर बेसिक और स्टैंडर्ड का ऑप्शन रहता है। तो अगर स्टैंडर्ड आपने चूज़ किया है तभी आपको जो है वो आगे साइंस मैथ्स मिलेगा। तो वहाँ पे मेरी ओपिनियन है कि अगर 85 प्लस या उससे ज़्यादा है तभी आपको इसको ऑप्ट करने के लिए जाना चाहिए। थर्ड, you have interest in field of engineering, research, defense services, intelligence और field jobs and technical। अगर इनमें से किसी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है तब आपको इस साइंस मैथ्स को चूज़ करना चाहिए। चौथा, यू वांट टू गेट सेटल एज अर्ली एज पॉसिबल। कुछ लोग के ये क्वेश्चन होता है कि सर मैं कम से कम एज के अंदर जो है वो जॉब पे सेटल होना चाहता हूँ। तो उस केस में साइंस में कुछ ऐसे फील्ड आपको मिलते हैं जहाँ पर आप कम एज यानी कि 22 की एज तक या 25 की एज तक अपने जॉब पे सेटल हो सकते हैं इजीली। तो ये टोटली मेरी ओपिनियन है। अब ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको जो जिन लोगों ने 10th में 65-70 लेके आए और उन्होंने भी अच्छे परसेंटेज से आईआईटी लेटर ऑन क्लियर किया है। लेकिन राइट नाउ ये मेरी ओपिनियन है कि अगर आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है और आपके अगर 85 प्लस हैं साइंस और मैथ्स में तभी आपको उसके लिए जाना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। अब हम बात करते हैं इसमें कि इसका पैटर्न क्या है सब्जेक्ट का। तो पहले मैंने बात की 11th क्लास में साइंस मैथ्स सीबीएसई के अकॉर्डिंग। देखें, सीबीएसई में इंग्लिश जो है वो कंपलसरी है, साथ में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स चूज़ करना पड़ता है। और पांचवा सब्जेक्ट आप जो है फिजिकल एजुकेशन, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस यानी कि कंप्यूटर जो आप ले सकते हो। कुछ लोग जो है वो बायोलॉजी भी लेते हैं, पीसीएम भी, लेकिन बहुत ही टिपिकल ऑप्शन है तो उसको अवॉइड ही करना चाहिए आपको। इंग्लिश यहाँ पर कंपलसरी है, 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर होगा और 20 इंटरनल है। फिजिक्स के अंदर 70 का थ्योरी पेपर और 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के। केमिस्ट्री में 70 का थ्योरी पेपर, 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के। मैथमेटिक्स में 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर होगा और 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के अकॉर्डिंग आते हैं। और फिजिकल एजुकेशन या फिर आईपी कंप्यूटर जो भी आप लें, 70 मार्क्स उसमें थ्योरी रहेगा और 30 मार्क्स जो इंटरनल रहते हैं। ठीक है, ओवरऑल 12th के अंदर 500 मार्क्स का जो है पेपर होता है, जिसमें आउट ऑफ दिस थ्योरी के थे 70 मार्क्स होंगे और इंटरनल और प्रैक्टिकल मिला के करीब 130 मार्क्स होते हैं इसमें। ठीक है, ये मैंने बात की यहाँ पे सीबीएसई के अंदर। सीबीएसई में अच्छी बात यहाँ पे ये है कि लैंग्वेज आपको सिर्फ एक ही चूज़ करनी होती है जो कि इंग्लिश कंपलसरी है। उसके अलावा 5th सब्जेक्ट जो है वो आप फिजिकल एजुकेशन या फिर आईपी चूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब अगर बात की जाए यहाँ पे आरबीएसई की, राजस्थान बोर्ड के बारे में, तो राजस्थान बोर्ड के अंदर जो है वो इंग्लिश और हिंदी दो लैंग्वेजेस यहाँ पे कंपलसरी है। आप देख रहे होंगे ऊपर यहाँ पर, फर्स्ट इंग्लिश एंड सेकंड हिंदी, दोनों यहाँ पर कंपलसरी है। तो यहाँ पर कंप्यूटर का ऑप्शन आपको अवेलेबल नहीं होता है। तो बेटर ये है कि अगर आप टेक्निकल फील्ड में जा रहे हैं तो आप सीबीएसई से ही जो है वो अपना 11th-12th करें। उस केस में आपको कंप्यूटर एज ए 5th सब्जेक्ट चॉइस मिल जाती है। ठीक है,
लेकिन यहाँ पर जो मार्किंग स्कीम है थोड़ा डिफरेंट है। केमिस्ट्री में देखिए, केमिस्ट्री में 56 मार्क्स का पेपर होता है थ्योरी का 12th के अंदर, 14 मार्क्स इंटरनल होते हैं और 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के होते हैं। यानी अगर ओवरऑल देखा जाए तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में देखिए आप, केमिस्ट्री के अंदर भी और फिजिक्स के अंदर भी आपका पेपर जो होगा वो ओनली 56 मार्क्स का होगा। 14 मार्क्स दोनों के अंदर ही इंटरनल है और 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल है, यानी कि टोटल 44 मार्क्स आपके स्कूल से जाएंगे, 56 मार्क्स यहाँ पे जो है वो आपका एग्ज़ाम होगा। मैथ्स के अंदर रेशियो सेम है CBSE RBSE में 80-20 का। हिंदी के अंदर भी रेशियो जो है वो सेम रहेगा 80-20, और इंग्लिश में भी सेम रहेगा 80 और 20 का। RBSE में टोटल 500 मार्क्स का जो पेपर है उसमें आउट ऑफ 352 मार्क्स जो हैं वो थ्योरी के हैं, और 88 + 60 यानी कि 148 मार्क्स जो इंटरनल और प्रैक्टिकल के मिला के मार्क्स रहते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अगर ये देखा जाए तो आप देखोगे कि CBSE के कंपैरिजन में RBSE के अंदर जो है वो इंटरनल मार्क्स ज़्यादा है। यहाँ पे RBSE में इंटरनल मार्क्स 148 है, जबकि हम लोगों ने देखा था अभी कि CBSE में जो इंटरनल मार्क्स है वो कितने हैं, 130 है ओवरऑल। ठीक है, इसके अलावा जो केमिस्ट्री और फिजिक्स का पेपर भी होता है वो भी ओनली 56 मार्क्स का होता है RBSE के अंदर। ओके, तो ये तो दोनों के पैटर्न का डिफरेंस क्या क्या है वो अपन ने बात कर लिया इसमें। ये CBSE का पैटर्न अपन ने देख लिया था ऑलरेडी, और RBSE का पैटर्न अपन ने देख लिया। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं कि ऑप्शंस जो है वो कैरियर ऑप्शंस कौन कौन से हैं साइंस मैथमेटिक्स का जो फील्ड है उसमें। तो सबसे जो फर्स्ट फील्ड इसमें आता है वो आता है आपका देखो इंजीनियरिंग का। सबसे इंपॉर्टेंटली सबसे बड़ा फील्ड इसमें यही है। और इंजीनियरिंग में कॉलेजेस कौन कौन से हैं देखिए, IITs हैं, NITs हैं, रीजनल कॉलेजेस हैं, और इसके अलावा प्राइवेट कॉलेज जो है वो होते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस 3 तरह के होते हैं इसमें। IIT पता ही है आप लोगों को, NIT जैसे कि राजस्थान के अंदर, MNIT है जयपुर के अंदर। रीजनल कॉलेज में जैसे कि फॉर एग्जांपल जोधपुर में MBM इंजीनियरिंग कॉलेज है, इस तरीके से। और बाकी इसके अलावा प्राइवेट कॉलेजेस बहुत सारे हैं, मैनी आर देयर। एंट्रेंस एग्ज़ाम इसमें देखिए सबसे बड़ा एग्ज़ाम जो होता है एंट्रेंस का वो होता है IIT का, IIT JEE। इसके अलावा जो अलग अलग कॉलेजेस हैं वो अपने अपने डिफरेंट इंटरनल एग्ज़ाम्स भी करवाते हैं, जैसे कि बिट्स का जो एग्ज़ाम है, ये जो बिरला इंस्टीट्यूट है वो करवाते हैं अलग से। MET का एग्ज़ाम होता है मणिपाल यूनिवर्सिटी के लिए। इसके अलावा VIT यूनिवर्सिटी जो है अपना VIT EEE के नाम से एग्ज़ाम्स करवाती है। ठीक है, अब जो कोर्स है इंजीनियरिंग की अगर बात की जाए तो कोर्स का ड्यूरेशन जो है वो है 4 ईयर्स का, 4 साल का कोर्स है ये वाला। और या आप उसको डिवाइड करो सेमेस्टर में तो 8 सेमेस्टर्स, एक सेमेस्टर जो है वो 6 महीने का होता है इंजीनियरिंग के अंदर। ओके, नेक्स्ट देखें इसमें अब अगला इसका है फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है और कितना एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा आपको इसमें। तो अगर देखो पहले IIT की बात करता हूँ मैं फर्स्ट ऑफ ऑल। IIT का वैसे तो जो फीस है नॉर्मली वो 1 से 1.5 लाख रुपए है पर सेमेस्टर का। ठीक है, पर सेमेस्टर, इसमें सब कुछ इंक्लूडिंग है। या मैंने जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, लाइब्रेरी वगैरह या दूसरी जो फीसेस वगैरह होती है उनकी, जिम्नेजियम भी होता है IITs के अंदर, इसके अलावा हॉस्टल फीस वगैरह भी होती है, तो सारा इंक्लूड करके बताया मैंने। 1 to 1.5 लाख डिपेंड करता है, अलग अलग IITs में डिफरेंट डिफरेंट फीसेज हैं। अराउंड 1 से 1.5 के बीच में होता है पर सेमेस्टर। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए बिट सेट में, बिरला इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो वहाँ पे करीब 2 से 2.5 लाख रुपए है पर सेमेस्टर का, इंक्लूडिंग ऑल फैसिलिटीज़। जो NITs होते हैं या फिर जो रीजनल कॉलेजेस हैं उनकी बात की जाए तो 90,000 से लेकर 1.2 लाख रुपीज़ के बीच में पर सेमेस्टर फीस रहती है, इंक्लूडिंग ऑल फैसिलिटीज़। ओके, और प्राइवेट कॉलेजेस की अगर बात की जाए तो डिपेंड करता है, हर प्राइवेट कॉलेज में डिफरेंट डिफरेंट फीसेस हैं। डिपेंड करता है कि उनका प्लेसमेंट कैसा है, कैसी लोकेशन पे है, क्या उनकी रेटिंग है, और NAAC ने क्या उनको क्रेडिटेशन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जो ध्यान रखनी है आपको कि जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स, उनको ट्यूशन फीस के अंदर फुल्ली जो है वेव ऑफ किया जाता है IITs में। ठीक है, तो फुली फीस वेव होती है, ट्यूशन फीस जो होती है पूरी वेव होती है SC ST स्टूडेंट्स को। इसके अलावा OBC और जनरल कैटेगरी के वो स्टूडेंट्स जिनकी इनकम जो है वो 1 लाख से 5 लाख के बीच में, या फिर लेस देन 5 लाख, एक्चुअली लेस देन 5 लाख अगर है तो उनको भी फीस में डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर तो काफ़ी कम फीस लगेगी आपकी उस केस में, अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। ये फैसिलिटी जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस में अवेलेबल नहीं है, सिर्फ जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं बताया मैंने आपको, IITs हैं या फिर NITs और कुछ जो रीजनल कॉलेजेस हैं वहाँ पर फैसिलिटी मिलती है आपको ये वाली डिस्काउंट की। ठीक है, अब जो ये फीस है उसके लिए आप जो है वो बैंक से लोन भी ले सकते हैं, लोन भी आपको इजीली एक्सेसिबल हो जाता है, जो आप अपने जॉब लगने के बाद आफ्टर प्लेसमेंट जो है वो उसको पे कर सकते हो अपनी सैलरी से। ठीक है, अब आगे बात की जाए पैकेजेस के बारे में बात करें अगर, तो एवरेज पैकेज IIT का या बिट सेट का जो है वो लगभग 10 से 15 लाख का होता है पर एनम, ईयरली पैकेज बता रहा हूँ मैं आपको ये वाला। और NIT और रीजनल कॉलेज से अगर आपने किया है तो उसके इसमें पैकेज जो है 5 to 10 लाख के बीच में वेरी करता है, ज़्यादा भी हो सकता है। देखिए एवरेज पैकेज की बात कर रहा हूँ। अब यूँ
आईआईटी में कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको करोड़ों के पैकेज भी मिलते हैं, ठीक है, लेकिन हमने एक एवरेज बात कर रहे हैं आईआईटी के अंदर 10-15 लाख की। सिमिलरली जो एनआईटीज़ है या जो रीजनल कॉलेज हैं वहाँ पर जो एवरेज पैकेज है वो 5 to 10 लाख का होता है। इसके अलावा जो अदर कॉलेज अगर आपने किया है, मान लीजिए किसी प्राइवेट कॉलेज से किया है आपने इंजीनियरिंग, उस केस के अंदर डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है और उस कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है। ध्यान रखें, उस कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि आपको पैकेज कितना मिलने वाला है, कि उस कॉलेज में कंपनियाँ आएगी या नहीं आएगी, या आती है तो किस लेवल का पैकेज लेके आती है, वो कॉलेज की जो क्रेडिट्स है उस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा देखें, इंजीनियरिंग करने के बाद गवर्नमेंट जॉब्स की अपॉर्चुनिटी देखें तो एग्ज़ाम होता है आपका आईईएस का, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। ये एक बड़ा एग्ज़ाम है जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं आफ्टर इंजीनियरिंग, फाइनल के साथ साथ भी आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। नेक्स्ट इसके अलावा एग्ज़ाम होता है गेट का। गेट का एग्ज़ाम जो है वो पीएसयू कंपनीज जितनी भी है गवर्नमेंट की, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जैसे कि ऑयल इंडिया है या मान लीजिए आपके ओएनजीसी है, तो इन कंपनीज़ के अंदर जॉब्स के लिए जो है वो आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है गेट का। और इसके अलावा अगर मान लीजिए फर्दर आप मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, एमई करना चाहते हैं, तो एमई करने के लिए भी आपको गेट के थ्रू अच्छा कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। अब एवरेज एज ऑफ गेटिंग सेटल देखें, अगर किसी का मान लीजिए इंजीनियरिंग करने के बाद में डायरेक्टली अच्छा प्लेसमेंट हो जाता है, तो उस केस में अगर मैं मांग के चलो तो 19 की एज में आपने इंजीनियरिंग करना स्टार्ट किया तो 22 से 23 की एज में आप इजीली जो है वो जॉब पे सेटल हो सकते हैं। 4 साल का कोर्स है। अगर 19 की एज में आपका एडमिशन हो जाता है आईआईटीज़ के अंदर, उस केस में 23 की एज में आप जो है वो इजीली जॉब पे लग सकते हैं, ठीक है। तो एवरेज एज ऑफ सेटल जो है वो 22 से 26 साल है। तो आई मीन टू से दिस कि काफ़ी कम एज में जो है वो आपने कैरियर पाथ से जॉब पे सेटल हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अगर मान लीजिए आप इंजीनियरिंग नहीं करते हैं, उस केस में जो है वो सेकंड ऑप्शन क्या रहेगा साइंस मैथमेटिक्स के अंदर। तो देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है फील्ड है जो कि है डिफेंस का। काफ़ी लोगों की क्वेरीज थी इसके बारे में और कई लोग इसमें इंटरेस्ट रखते भी हैं। डिफेंस का जो सेक्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइंस मैथ के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों तरह के सेक्टर्स आपको मिल जाते हैं। पहला अगर बात की जाए तो फर्स्ट इसमें एग्ज़ाम होता है एनडीए का। एनडीए का एग्ज़ाम जो है वो आप 10+12 यानी कि आपने 10th पास कर लिया, फिर आपने 12th पास किया, 12th के बाद आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हो एनडीए का, ठीक है। एनडीए में ध्यान रखिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स जो है वो कंपलसरी है एयरफोर्स का। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो एयरफोर्स या नेवी के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ फिजिक्स और मैथ्स कंपलसरी है, ठीक है। एज लिमिट जो है इसकी 16.5 से 19.5 के बीच में, और एग्ज़ाम जो है वो साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है। इसके अलावा एग्ज़ाम जो आपका होता है, आपका होगा AFCAT का एग्ज़ाम होता है, एयरफोर्स एग्ज़ाम। इंजीनियरिंग फाइनल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बेसिकली एग्ज़ाम है, ठीक है। और अगर आपको एयरफोर्स में जाना है तो आफ्टर इंजीनियरिंग आप एग्ज़ाम देकर जो है वो एंट्री ले सकते हो। नेक्स्ट इसमें है CDS का। CDS का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो है वो इंजीनियरिंग कंपलसरी नहीं है, आप नॉर्मल ग्रेजुएशन करके भी उस एग्ज़ाम के लिए जा सकते हो, जिसमें आपका फिजिक्स और मैथ्स कंपलसरी रहता है 10+2 के अंदर, ठीक है। फिजिक्स मैथ्स होना चाहिए कि आपको साइंस मैथ्स लेना पड़ेगा सब्जेक्ट 10+2 में। और उसके बाद ग्रेजुएशन आप किसी फील्ड में करो, चाहे BSc करके या कोई और फील्ड में एजुकेशन करने के बाद आप इसमें जा सकते हो। ये एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों के लिए ओपन रहेगा CDS, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, ओके। नेक्स्ट है डायरेक्ट नेवी सिलेक्शन। नेवी जो है वो डायरेक्ट जो है वो रिक्रूटमेंट करती है। बीटेक स्टूडेंट जो हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखा है उनको यहाँ पर जो है वो रिक्रूट किया जाता है। कॉलेजेस के अंदर एग्ज़ाम करा जाता है, एग्ज़ाम करने के बाद में, और इसके अलावा जो IIT का आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था उसकी मेरिट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है सिलेक्शन होता है नेवी में डायरेक्टली, ठीक है, बीटेक स्टूडेंट्स का। यहाँ पर भी इंजीनियरिंग जो है वो कंपलसरी है। तो एक बार समअप करते हैं इसको आपस से। तो यहाँ देखोगे आप, मैंने जो बात की एग्जाम्स की, एनडीए पहले बात किया मैंने। एनडीए जो है वो 12th के बाद डायरेक्टली आप इसमें जा सकते हो, ठीक है। एज लिमिट 16.5 से 19.5। सेकेंड मैंने कहा एयरफोर्स के लिए AFCAT का एग्ज़ाम जो कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए है ओनली, जो फाइनल ईयर में है। और जो CDS बोला मैं नेक्स्ट आपको थर्ड, CDS जो है वो ग्रेजुएशन पर फिजिक्स और मैथ्स कंपलसरी है यहाँ पे 10+2 के अंदर। एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों के लिए है। और चौथा मैंने बताया आपको डायरेक्ट नेवी सिलेक्शन जो कि सिर्फ बीटेक स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे मेरिट के बेसिस के ऊपर, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ टेक्निकल फील्ड की जो एंट्री है यहाँ पर डिफेंस में उन्हीं के बारे में बात की है। डिफेंस में ग्राउंड स्टाफ के सिलेक्शन भी होते हैं, वो सारे जो ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कॉमन रहता है, उसके बारे में बात हम बाद में करेंगे। अब यहाँ पे जो है वो एवरेज एज ऑफ गेटिंग सेटल्ड 17 से 25 की एज में इजीली आप जो है वो जॉब पे सेटल हो सकते हैं। अगर एनडीए से जा रहे हैं तो 16.5 स्टार्टिंग एज है, ठीक है, एनडीए एग्ज़ाम्स की। और अगर आप
आफ्टर इंजीनियरिंग जाते हैं तो उस केस में आप CDS या फिर AFCET के थ्रू जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर सेटल हो सकते हैं। पैकेज यहाँ पर काफ़ी अच्छा मिलता है, लेकिन यहाँ पैकेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रेस्पेक्ट है जो आपको मिलती है सोसाइटी से। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर हम, जो थर्ड ऑप्शन रहेगा। थर्ड ऑप्शन है इसके अंदर BSc प्लस MSc। BSc यानी बैचलर ऑफ साइंस और प्लस MSc मास्टर ऑफ साइंस। ये कोर्सेस आप या तो मैथ्स में कर सकते हैं और चाहे तो फिजिक्स में कर सकते हैं। किसी एक के अंदर आपको स्पेसिफिकली करना होता है, आइदर BSc इन मैथमेटिक्स और BSc इन फिजिक्स, MSc इन मैथमेटिक्स और MSc इन फिजिक्स। ड्यूरेशन जो है 5 से 6 साल का जो वो कोर्स ये रहता है, डिपेंड करता है कौन सी कॉलेज से आपने किया है उसके अकॉर्डिंग। फील्ड यहाँ पर मिलते हैं, आपको साइंटिस्ट बनना है, रिसर्च एनालिस्ट बनना है, टीचिंग में जाना हो, लेक्चरशिप के अंदर या एकेडमिक जॉब्स आपको करने हो तो उस केस में जो है वो आपके पास BSc और MSc का ऑप्शन रहता है। फीस स्ट्रक्चर की बात की जाए, देखिए कुछ IITs जो हैं वो भी यहाँ पर जो है BSc करवाते हैं। तो IIT से अगर आपने BSc किया है तो फीस उसकी अराउंड, जो कंप्लीट कोर्स है BSc प्लस MSc का, उसकी 10 से 12 लाख के बीच में करीब फीस आती है। और किसी और कॉलेज से किया है तो वो डिपेंड करता है कि उसकी रेटिंग क्या है और वहाँ पर प्लेसमेंट कैसा है, कैपेबिलिटी क्या है उसकी। तो अराउंड 2 से 10 लाख का खर्चा आपको उसमें आएगा BSc प्लस MSc का। ठीक है, ऑप्शंस क्या मिलते हैं आपको इसके अंदर? ऑप्शंस यहाँ मिल जाएंगे आपको। गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन्स लाइक नेट का एग्ज़ाम दे सकते हो, फर्स्ट ग्रेड टीचर का, या फिर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो ISRO का एग्ज़ाम होता है इसके अंदर, वो आप दे सकते हो। ठीक है, इसके अलावा DRDO, रेलवे, मेट्रो, PSU कंपनीज जितनी भी है उन सब के एग्ज़ाम्स आप यहाँ फाइट कर सकते हो जो साइंटिस्ट के लिए होते हैं। ठीक है, पैकेजेस यहाँ पे 5 लाख रुपीज़ ऑनवर्ड्स है। जैसा आपको जॉब मिलता है, जैसा आपने कंपटीशन दिया उसके अकॉर्डिंग आपको ग्रेड पे मिलता है। अगर ISRO और DRDO में अप्लाई किया है आपने तो वहाँ पे जो है पैकेजेस कंपेरेटिवली अच्छे रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एवरेज एज ऑफ गेटिंग सेटल की बात करें तो 25 से 28 की एज, क्योंकि बिकॉज BSc प्लस MSc करना, उसके बाद में कंपटीशन भी फाइट करने पड़ते हैं आपको। तो लगभग हमने एवरेज एज की बात की है, 25 से 28 की एज के बीच में आप सेटल इसमें हो सकते हो। कई लोग इसमें BSc MSc के बाद PhD भी करते हैं, तो PhD करने का जो है वो अपने आप में जो है वो टाइमिंग इसमें 3 to 5 ईयर्स लगता है। तो ये हमने कुछ ऑप्शंस की बात की। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें इसमें अवेलेबल है, जैसे कि अदर में बात करूँ तो आर्किटेक्चर का कोर्स होता है। ठीक है, अगर आपको जो है वो बिल्डिंग के डिज़ाइंस बनाने में इंटरेस्ट हो तो आप उस फील्ड को चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग डिप्लोमा भी होता है 10th के बाद में। 10th के बाद में आप डिप्लोमा कर सकते हैं इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर। इसके अलावा एथिकल हैकिंग, गेमिंग एंड सॉफ्टवेयर का फील्ड अगर आपको चूज़ करना हो तो ये सारे फील्ड के लिए जो है वो साइंस मैथमेटिक्स जो है एक अच्छा ऑप्शन रहता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ जो है वो गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स भी हैं। ठीक है, जैसे कि बैंक एग्ज़ाम हो गया या SSC का एग्ज़ाम हो गया, IAS का एग्ज़ाम है, रेलवे के एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं। तो वहाँ पर एक्चुअली क्या है कि जितने भी ग्रेजुएट्स हैं वो सारे ग्रेजुएट्स यहाँ पर एलिजिबल रहते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपने इंजीनियरिंग कर रखा है तो आप दे सकते हो। ठीक है, एक यहाँ पर SSC का एग्ज़ाम जो है ये अच्छा ऑप्शन है अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से हो तो, क्योंकि इसमें आपको जो स्कोप मिलता है वो इंटेलिजेंस ऑफिसर के हिसाब से IB के अंदर, या फिर जो कस्टम डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का। तो जो बड़ी जॉब्स हैं, टैक्स डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट की, करीब 20 सर्विसेज जो गवर्नमेंट की है वो SSC में इंक्लूड है। तो उन सब के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल रहते हो SSC के थ्रू। IAS पता ही है आप लोगों को। और रेलवे का जो है वो नॉर्मल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो होता है रेलवे का, रेलवे में एक्चुअली 2 तक एग्जाम्स होते हैं। एक रेलवे का होता है जो कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए होता है, वो सिर्फ इंजीनियर्स के लिए होता है। और जो कॉमन एग्ज़ाम होता है रेलवे का वो सारे जो ग्रेजुएट्स हैं उन सब के लिए होता है। ठीक है, तो बेसिकली इन सब के अंदर आपको स्कोप मिल जाता है। और इन सारे एग्ज़ाम्स के अंदर मैथमेटिक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से कोई भी आप एग्ज़ाम देते हो तो वहाँ पर सब एग्ज़ाम्स के अंदर आपको जो है वो मैथ्स एक सब्जेक्ट के तौर पर फाइट करना पड़ता है, चाहे वो बैंक का एग्ज़ाम हो, चाहे SSC हो। IAS के अंदर भी आपको जो है वो CSET देना होता है। और सिमिलरली रेलवे के अंदर भी मैथ्स से क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो हर जगह मैथ्स जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम साइंस बायो के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।